नमस्कार। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का हमारा यह सेशन कोई रेगुलर बोरिंग ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं होने वाला है। आज हम भारत की पूरी भू आकृति यानी फिजियोग्राफी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे उस विशाल ऐतिहासिक सफर को जिसने आज के इस खूबसूरत और इतने डाइवर्स भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया है। किताबों में जो फैक्ट्स रटने पड़ते हैं ना, आज हम उन्हें एक कहानी की तरह विजुअलाइज करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपका कोई भी सवाल मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। करोड़ों साल पहले एक विशाल जमीन का टुकड़ा जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के काफी नीचे साउथ में था, वो खिसकते खिसकते आज का इतना डायनामिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसे बन गया? मतलब ये हुआ कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नक्शों में नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के बहुत ही गहरे और पुराने इतिहास में छिपा है। और इसी सफर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, फिर हिमालय पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर विशाल प्रायद्वीपीय पठार और लास्ट में मरुस्थल तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। ये मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर एक बार समझ लिया ना तो स्पेसिफिक डिटेल्स याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की भूवैज्ञानिक संरचना की, जो असल में हमारे इस उपमहाद्वीप की नींव है, इसका असली वास्तुकार है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका टाइमलाइन है। करीब 46 करोड़ साल पहले की बात है। जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो बहुत विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी। फिर क्या हुआ? ये प्लेट टूटकर अलग हुई और लाखों सालों तक, जी हां, लाखों सालों तक धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ खिसकती रही और फाइनली इसका यूरेशियन प्लेट से एक बहुत बड़ा टकराव हुआ। और मजे की बात यह है कि ये खिसकने का जो प्रोसेस है ना, वो रुका नहीं है, ये आज भी जारी है, जिसका सीधा असर हमारे आज के क्लाइमेट और फिजिकल एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। इसी पूरी हलचल और टकराव के नतीजे में हम भारत को 3 मेजर जियोलॉजिकल ब्लॉक्स में बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्रायद्वीपीय खंड यानी पेनिनसुलर ब्लॉक, जो एकदम रॉक सॉलिड और स्टेबल है। दूसरा है हिमालय और उससे जुड़ी पर्वतमालाएं, जो जियोग्राफिकली अभी भी यंग हैं और काफी फ्लेक्सिबल हैं। और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो इन दोनों के टकराने से बनी एक गहरी खाई के भर जाने से बना है। आपको बता दूं, एग्जाम में ज्योग्राफी के मैक्सिमम सवालों का बेस यही 3 ब्लॉक्स होते हैं। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, हिमालय पर्वतमाला। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत ही डायनामिक और गतिशील दीवार है। पूर्व से पश्चिम तक करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली ये महान दीवार देखिए। ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और सेंट्रल एशिया के बीच एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक और कल्चरल डिवाइडर है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो सोचिए, मध्य एशिया की वो जमा देने वाली बर्फीली हवाएं सीधे भारत में आ रही होती। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं, जैसे कि करेवा। ये कई बार पूछा जा चुका है। ये कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली ग्लेशियल क्ले यानी हिमनद चिकनी मिट्टी और हिमोड़ का एक मोटा जमाव है। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जाफरान यानी केसर की खेती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो इसे तो पक्का याद रखिएगा। ऐसे ही जब हम हिमाचल और उत्तराखंड के एरिया में देखते हैं तो वहां एक और खास तरह का लैंडफॉर्म मिलता है जिसे दून कहते हैं। ये असल में अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल घाटियां होती हैं। जम्मू दून और पठानकोट दून इसके बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। आपको शायद पता हो, अंग्रेजों ने इन्हीं दून वैलीज के मौसम का फायदा उठाकर वहां चाय के बागान और कई सारे हिल स्टेशंस बनाए थे। लेकिन जैसे ही हम पश्चिमी हिमालय से ईस्ट की तरफ यानी अरुणाचल हिमालय की तरफ जाते हैं तो पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। वहां नामचा बरवा जैसी ऊंची चोटियों को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इतनी तेजी से बहती हैं कि वो बहुत ही गहरे और खतरनाक गॉर्ज या खड्ड बना देती हैं। और इसी तेज बहाव की वजह से वहां हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत उत्पादन का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और थोड़ा साउथ की तरफ चलें तो आती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ की टोपोग्राफी बहुत ही अलग और डाइवर्स है। आपको यहाँ मिजो हिल्स मिलेंगी और मणिपुर की वो बेहद खूबसूरत लोकताक झील भी, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। ये पूरा का पूरा रीजन बायोडाइवर्सिटी से तो भरा ही है, साथ ही ये कई ऐसी जनजातियों का घर भी है जो झूम कल्टीवेशन करती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड पर, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे हम एक बड़ा जलोढ़ गर्द भी कह सकते हैं। इन मैदानों का जो स्केल है ना, वो सच में हैरान करने वाला है।
करीब 6.4 करोड़ साल पहले इनका बनना शुरू हुआ था। सोचिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने साथ पहाड़ों से जो मिट्टी और अवसाद लेकर आईं, उन्होंने इस 3200 किलोमीटर लंबे एरिया को पूरी तरह भर दिया। और पता है, यहां जलोढ़ मिट्टी की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों ये मैदान आज भारत की इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट कर पा रहा है। अब इसमें जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि इस मैदान को भी अलग अलग बेल्ट्स में डिवाइड किया जाता है। शिवालिक के बिल्कुल नीचे आता है भाबर। ये पत्थरों की एक ऐसी पट्टी है जहां नदियां मानो पत्थरों के नीचे जादुई तरीके से गायब हो जाती हैं। और फिर उसके ठीक साउथ में आता है तराई रीजन। यहां वही नदियां फिर से धरातल पर आ जाती हैं और एक बहुत ही स्वैम्पी यानी दलदली और घने जंगलों वाला बायोडाइवर्स एरिया बनाती हैं। और हाँ, पुराने और नए जलोढ़ के बीच का ये डिफरेंस, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एकदम एवरग्रीन सवाल है। इसमें दो टर्म्स हैं, बांगर और खादर। बांगर वो पुराना जलोढ़ है जो थोड़ा ऊंचाई पर है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जबकि खादर वो एकदम फ्रेश नया जलोढ़ है जहां नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई और उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा देती हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे खंड की तरफ, विशाल प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारे देश का सबसे स्थिर और प्राचीन हिस्सा है। ये जो तिकोने आकार का ट्रायंगुलर प्लेटू है ना, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना और रॉक सॉलिड भूभाग है। इसकी एवरेज ऊंचाई कोई 600 से 900 मीटर के बीच है। करोड़ों सालों से इस पर मौसम की जो मार पड़ी है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा घिस चुका है। अरावली, विंध्य और सतपुड़ा जैसी अवशिष्ट पहाड़ियां इसी का बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। और दक्कन का पठार और सेंट्रल हाईलैंड्स भी इसी के कॉम्प्लेक्स हिस्से हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके दोनों किनारों यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का फर्क समझना होगा। वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, कंटिन्यूअस हैं और गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियों का सोर्स भी हैं। और हाँ, प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी भी यही है। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है और वो लगातार नहीं है, क्योंकि महानदी गोदावरी और कावेरी के डेल्टाओं ने उन्हें कई जगह से काट दिया है। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये हमारे भारत के एक्सट्रीम बॉर्डर्स हैं। अरावली के नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखें तो वहां हमारा विशाल भारतीय मरुस्थल है, जिसे मरुस्थली कहते हैं। एकदम रेत के बड़े बड़े टीलों वाला सूखा इलाका। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास बहुत ही डायनामिक कोस्टल प्लेन्स हैं, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पर केरला के वो खूबसूरत कयाल यानी बैक वाटर्स, जो टूरिज्म और फेमस बोट रेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और फाइनली हमारे द्वीप समूह। बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार की पूरी चेन है, जो असल में समुद्र के अंदर डूबे हुए पहाड़ों की ही चोटियां हैं। भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो यानी बैरल आइलैंड वो भी यही है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप है, जो पूरी तरह से कोरल या प्रवाल से बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं, दोनों का जियोलॉजिकल ओरिजिन एकदम अलग है। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और इस दिमाग चकरा देने वाली करोड़ों सालों की कहानी को समझते हैं कि आखिर इस भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ कैसे। सच माने तो जिस जमीन पर हम आज चलते हैं, उसका इतिहास किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। अब सोचिए, आज के आधुनिक मैप को देखकर क्या ये विश्वास होता है कि शुरुआत में भारत के पड़ोसी असल में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच यही है। आज जो देश एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, वो कभी एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। भाग 1, पृथ्वी का प्राचीन स्वरूप। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें करीब 25 करोड़ साल पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जो आज से बिल्कुल अलग थी। दरअसल सबसे अहम बात यह है कि करोड़ों साल पहले पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही विशाल महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहते थे। और ये जमीन एक बहुत ही बड़े समुद्र पैंथलासा से घिरी हुई थी। फिर करीब 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदर की हलचल से पैंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड बना और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच जो नया समुद्र बना वो था टेथिस सागर। और हाँ, हमारा भारत इसी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतने बड़े जमीन के टुकड़े आखिर चलते कैसे हैं? चलिए देखते हैं भाग 2, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और समझते हैं कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने इसके बारे में क्या बताया था।
हमारी पृथ्वी की सतह कोई एक ठोस कवर नहीं है, बल्कि ये किसी जॉइंट पजल की तरह है जो दरारों से भरी हुई है और 7 बड़े टुकड़ों यानी प्लेट्स में बटी है, जैसे प्रशांत महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी और एंटार्क्टिक प्लेट्स। सबसे मजेदार बात तो ये है कि पजल के इन टुकड़ों जैसी ये विशाल प्लेट्स हमेशा लगातार घूमती रहती हैं। ये विशाल प्लेट्स 3 अलग-अलग तरीकों से आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं। पहला है अभिसारी या कन्वर्जेंट, जहां प्लेट्स एक दूसरे से आकर जोर से टकराती हैं। दूसरा अपसारी या डाइवर्जेंट, जहां ये एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, जिससे घाटियां या नए महासागर बनते हैं। और तीसरा समानांतर या ट्रांसफॉर्म, जहां ये एक दूसरे के अगल-बगल से आगे पीछे खिसकती हैं। यही वो 3 मेन तरीके हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर पहाड़, समुद्र और भूकंप आते हैं। और यहां से शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। भाग 3, हिमालय का निर्माण। एक ऐसी स्लो मोशन पर बेहद शक्तिशाली टक्कर जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को जन्म दिया। गोंडवानालैंड से अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ खिसकती रही। इस सफर में इसने उस पुराने टैथिस समुद्र को दबाना शुरू कर दिया, और जब ये प्लेट विशाल यूरेशियन प्लेट के पास पहुंची और उससे टकराई तो इस जबरदस्त दबाव ने समुद्र के नीचे जमे हुए मलबे और मिट्टी को मोड़कर सीधे आसमान की तरफ धकेल दिया। और बस इसी एक टक्कर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमारा हिमालय। अब जैसे ही हिमालय ऊपर उठा, प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया। यहां 2 चीजें होती हैं, अपक्षय यानी वेदरिंग, जहां बड़ी चट्टानें मौसम की वजह से टूटती हैं, और अपर्दन यानी इरोजन, जहां ये टूटे हुए टुकड़े हवा, पानी या बर्फ के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बह जाते हैं। इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं ने हिमालय को तराशना और उसकी खूबसूरत घाटियों को आकार देना शुरू किया। इन्हीं काट छाट वाली ताकतों और जमीन की हलचलों ने पहाड़ों के बीच कुछ बेहद जरूरी प्राकृतिक रास्ते भी बनाए, जिन्हें हम दर्रा या पास कहते हैं। 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच का ये पतला रास्ता सदियों से यात्रा और व्यापार के काम आ रहा है। सिक्किम का मशहूर नाथुला और जम्मू कश्मीर का बनिहाल दर्रा इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4, हिमालय का भौगोलिक विभाजन। चलिए समझते हैं कि हिमालय आखिर अंदर से कैसा दिखता है। असल में उस महाटक्कर ने सिर्फ पत्थरों की एक दीवार नहीं खड़ी की, बल्कि एक के बाद एक पैरेलल रेंजेस की एक पूरी सीढ़ी बना दी। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो ये शुरू होता है विशाल ट्रांस हिमालय से, जिसमें काराकोरम और जांस्कर आते हैं। फिर आता है वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और फिर सबसे बाहरी हिस्सा यानी शिवालिक। और हाँ, पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां भी इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय एक जैसे बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, वहां बारिश कम होती है और इसीलिए पेड़ पौधे भी कम हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट पूर्वी हिमालय मैदानों से अचानक ऊपर उठते हैं। वहां बहुत ज्यादा मानसूनी बारिश होती है और इसीलिए वो एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाते हैं। अब हिमालय से सीधे चलते हैं दक्षिण की तरफ। भाग 5, प्रायद्वीपीय पठार। ये इस पूरे देश का सबसे प्राचीन और स्थिर हिस्सा है, एक तरह से हमारे उपमहाद्वीप का असल फाउंडेशन। देखिए, हिमालय भले ही नया हो, पर यह प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का एक बिल्कुल ओरिजिनल पुराना बचा हुआ हिस्सा है। ये गोंडवाना जमीन के टूटने से बना था और इसलिए ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है, जो मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों से बना है। इस प्राचीन त्रिकोणीय भूभाग में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे मध्य उच्चावच और दक्कन का पठार। इसमें सबसे खास है दक्कन ट्रैप, जो बहुत पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बना था और जहां की काली मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। इसके अलावा यहां पश्चिमी और पूर्वी घाट भी मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। भाग 6, हिमालय का महत्व। आखिर ये प्राचीन टकराव आज की मॉडर्न दुनिया और हमारे अस्तित्व के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस विशाल पर्वत के बना उत्तर भारत पूरी तरह से एक जमा देने वाला रेगिस्तान होता। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है और मॉनसून को रोककर बारिश करवाता है। यहीं से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन के बराबर है,
और इसके साथ ही ये जंगलों, दवाओं और उत्तम दर्जे के कोयले का एक बहुत बड़ा खजाना भी है। तो इस एक्सप्लेनियर को ख़त्म करते हुए एक सवाल है जो जहन में ज़रूर आना चाहिए। अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स कभी रुकती ही नहीं हैं, तो करोड़ों साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो आज भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक ही रही है। सोचिए ज़रा, आने वाले वक्त में हमारी दुनिया का मैप कितना अलग होगा। तो आज हमने करोड़ों सालों के इस पूरे भूवैज्ञानिक सफर को ट्रेस किया। अब जाते जाते मेंस एग्जाम या ऐसे राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल पर जरा विचार कीजिएगा। हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत एकदम स्टेबल है, जबकि हिमालय का एरिया टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। तो ऐसे में हमारे देश के जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बड़े डैम्स या हाईवेज, उन्हें इन दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल रियलिटीज के हिसाब से कैसे प्लान किया जाना चाहिए, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी थॉट के साथ आज की इस मास्टर क्लास को यहीं राफ अप करते हैं। सीखते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए।